नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। आज एक बहुत खास मेहमान हमारे दफ्तर में आए हैं, अनुज शर्मा। ये छत्तीसगढ़ी फिल्मों के सुपरस्टार हैं और मेरे से इनके बहुत करीबी संबंध हैं। हमारे बहुत वेल विशर हैं ये और बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत से अच्छे सामाजिक कामों के लिए ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। लेकिन इन सब से ऊपर आज न्यूज़ की एक दूसरी बात है जिसकी वजह से हम यहाँ बात कर रहे हैं। वो ये है कि अनुज ने अभी कुछ दिन पहले भाजपा की सदस्यता ली है, भाजपा ज्वाइन की है। भाजपा का एक बड़ा बड़ा गेन इसको माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में इनसे ज़्यादा शोहरत वाला कोई नहीं है। भाजपा का कोई नेता भी इतनी शोहरत का नहीं है। तो अनुज कैसे ज्वाइन किए भाजपा, क्या सोचकर, और कितने समय से चल रही थी सुगबुगाहट? देखिए, मैं बचपन से शाखा जाता रहा हूँ। मैं स्कूल लाइफ में एबीवीपी में रहा हूँ, तो इस विचारधारा से तो जुड़ा रहा हमेशा। और उसके बाद जब हमारा परिवार रायपुर शिफ्ट हो गया तो थोड़ा मैं अपने काम धाम में लग गया था। लेकिन जब भी इलेक्शंस आते थे तो जो भी मेरे शुभचिंतक हुआ करते थे मैं उनके लिए प्रचार करता था। तो इत्तेफाक से भारतीय जनता पार्टी में मेरे बहुत सारे शुभचिंतक रहे, तो मैं पिछले 10-12 सालों से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार भी किया, बहुत सारे कैंपेन में मैं शामिल रहा। तो अभी ऐसा वक्त आया कि मेरे आसपास के लोगों ने और मेरे शुभचिंतकों ने, कुछ राजनीतिज्ञ मित्रों ने और मेरे अंदर से भी थोड़ी आवाज़ आई कि मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए, एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और एक कलाकार के तौर पर काम करते करते मुझे इस बात का एहसास हुआ कि एक कलाकार के तौर पर काम करने की अपनी एक सीमा होती है। आप उस सीमा से बाहर जाकर काम नहीं कर सकते। लेकिन जब आप एक पॉलिटिशियन होते हैं तो आपका दायरा थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो मुझे लगा कि ये समय है कि अपना दायरा बढ़ाने का और एक एक्टिव पॉलिटिक्स में आकर छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों के लिए काम करने की बात। तो ये चुनाव को तो कुछ ही महीने रह गए हैं अनुज। जब चुनाव के इतने करीब भाजपा में जाने का मतलब क्या है? क्या आप चुनाव लड़ना चाह रहे हो या पार्टी आपको लड़वाना चाह रही है? देखिए, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये तो पार्टी का विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त पार्टी को एक फोर्स के साथ काम करने की ज़रूरत है और उसमें एक अपना भी बल मैं साथ में लगाना चाहता था कि पार्टी अब चुनाव के मैदान में जाने वाली है। अभी विधानसभा के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, तो यही वो वक्त होता है जब पार्टी को आपकी ज़रूरत होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि सही वक्त पे आपको पार्टी के साथ अपनी ताकत को जोड़ देना चाहिए और मजबूती से काम करना चाहिए। लेकिन ये बतलाओ, आप एक बिजी एक्टर हो, प्रोड्यूसर भी हो और भी बहुत तरह के काम करते हो आप प्रोडक्शन कंपनी के अपने। इन सब के साथ में पॉलिटिक्स के लिए समय निकालना, तो ये बंटवारा कैसे होगा समय का? क्या आपका काम कुछ कम हो जाएगा? देखिए, संतुलन तो बनाना पड़ेगा, लेकिन जैसे मैंने प्रोडक्शन से अब मैं थोड़ा अलग हो गया हूँ। अभी तक मैं प्रोडक्शन में मेरा जो इन्वॉल्वमेंट होता था उसको मैं कम करते करते उसको बाहर ले आया। और मेरे शोज़ होते हैं या फ़िल्में होती हैं तो मैं साल में वैसे भी फ़िल्में गिनी चुनी फ़िल्में करता हूँ, थोड़ा चूज़ी हो गया हूँ। तो अब वो उन फ़िल्मों के लिए समय निकाला जा सकता है क्योंकि वो मेरा पेशा है। तो मेरा जो पेशा है उस पे तो मुझे समय देना होगा और मुझे ऐसा लगता है कि मैं दोनों के बीच समय का संतुलन बना पाऊँगा। इसलिए मैंने तय किया कि मुझे राजनीति में आना चाहिए और मुझे लगता है कि ये संतुलन आराम से बन जाएगा। तो ये भाजपा को क्या छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा स्टार प्रचारक मुफ्त में मिल गया, ऐसा मानना चाहिए? देखिए, बात यहाँ मेरे मन की थी। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनना चाहता था और वहाँ पर मुफ्त की बात तो बिल्कुल होती है कि मैं अपनी सेवाएँ भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर दे रहा हूँ तो ऑब्वियस है कि मैं जो पार्टी बोलेगी वो करूँगा। और विधानसभा चुनाव सामने है, कहीं से चुनाव लड़ने की आपकी इच्छा है? मेरी इच्छा कुछ भी नहीं है। मेरी इच्छा एक ही थी, स्पष्ट थी कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करूं। अब पार्टी तय करेगी मुझे क्या जवाबदारी देती है। अगर वो मुझे बोलेंगे कि आपको इस जगह दौरे पे जाना है, आपको ये काम करना है, संगठन का ये काम करना है, जो काम पार्टी को उचित लगे वो मैं। यानी बिना अधिक उम्मीदों के आप बीजेपी में आए हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हर एक कार्यकर्ता की वैल्यू करती है, हर एक कार्यकर्ता की बात सुनती है। ऐसी पार्टी का हिस्सा होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अभी तो लेकिन ये लग रहा है कि यहाँ बड़े-बड़े जो कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, बड़े-बड़े नेता जो हैं वो भी किनारे बैठे हुए हैं। उनको भी अभी समझ नहीं आ रहा है कि उनको पार्टी क्या ज़िम्मा देगी, क्या काम देगी। अभी उनको भी समझ नहीं आ रहा है। जो लोग आपको लाए हैं पार्टी में, जो आपके साथ मंच पे थे,
अभी तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टी उनको कोई काम देगी नहीं देगी, क्या काम देगी। नहीं, ये सब सुनिश्चित हो चुका है, तभी भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तभी भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादातर राज्यों में सरकार है और देश में सरकार चला रही, सफलतापूर्वक सरकार चला रही है। इसका मतलब पार्टी का इंटरनल मैनेजमेंट बहुत कमाल का है। अगर कोई पार्टी सक्सेसफुल है, इसका मतलब उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और उनको पता है कि किस कार्यकर्ता की और किस नेता की क्या ताकत है और उसको कहाँ यूटिलाइज करना है। ये पार्टी बहुत अच्छे से जानती है, इसीलिए ये पार्टी सफल है। मुझे ऐसा लगता है जितने कार्यकर्ता, जितने नेता हैं, सबके लिए पार्टी ने यह तय कर रखा है कि उनको क्या क्या जवाबदारियां दी जानी है। बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा, कुछ लोगों को पता चलना बाकी होगा, बस इतना ही फर्क होगा। यानी आपकी बात सुन के मुझको ये लग रहा है कि भाजपा का प्रचार सामग्री कैसे बनाई जाए ये आपको अंदाज हो गया है, तो आप उस लाइन पे काम शुरू कर चुके हो लग रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना कि मुझे जो जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसका निर्वहन करूंगा, चाहे वो प्रचार के लिए सामग्री बनाने की बात हो या कैंपेन करने की बात हो या कहीं संगठनात्मक कार्यों में जाने की बात हो, जो भी पार्टी तय करेगी मैं करूँगा। तो ये चुनाव प्रचार के जितने दिन रहेंगे, आप अगर चुनाव लड़ते हैं तो शायद एक कॉन्स्टिट्यूंसी तक ज़्यादा बंध जाएंगे, लेकिन नहीं लड़ते हैं तो 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में से बहुत सारी ऐसी रहेंगी जहां आपकी शोहरत ज़्यादा है जी, जहाँ पे आपका असर ज़्यादा हो सकता है, तो वहाँ पे प्रचार के लिए कार्यक्रम जी, या ज़्यादा भीड़ जुटाना है तो आपकी मौजूदगी, जी। उसमें कोई ये नहीं कह सकेगा कि भाड़े के गवैये को ले आए हैं। अब भाजपा का अपना गायक है। बिल्कुल सही, भाजपा का अपना गायक है और अपनी विचारधारा का है, ये कह सकते हैं। और एक चीज़ और कहूँ कि बहुत सारे कलाकार होते हैं जो विचारधारा से प्रभावित होकर भी काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ पार्टी को मेरी ज़्यादा उपयोगिता समझ में आएगी वहाँ मुझे भेजेंगे। लेकिन पिछले कुछ चुनावों का मुझको ऐसा क्यों याद पड़ रहा है अनुज कि आप किसी और पार्टी का प्रचार भी किए थे? नहीं, मैं बहुत लगभग 10-12 साल से, हाँ जैसे मेरे जोगी जी से अच्छे संबंध रहे हैं हाँ। और मैं व्यक्तिगत तौर पे अपने संबंधों को निभाते हमेशा आया हूँ कि मेरे जिनसे भी व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, अगर वो चुनाव में लड़ते रहे हैं तो मैं उनके लिए ज़रूर प्रचार किया हूँ। लेकिन जब एक मैं पार्टी का सदस्य हूँ और पार्टी के सदस्य के नाते मुझे मेरे जो दायित्व है उसका ही निर्वहन करूँगा मैं। और इसके पहले ये था कि ज़रूर मेरे कुछ एक मित्र रहे हैं, उनसे मित्रता तो ऑब्वियस है मैं निभाया करता था और मैंने लगभग पिछले 12-15 सालों से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही प्रचार किया। अब इस आने वाले चुनाव में आपको आसार क्या दिख रहा है? आप जिस पार्टी में गए हैं उसकी 15 या उससे कम सीटें रह गई हैं, क्या भविष्य दिखता है भाजपा का आपको? देखिए, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की डेफिनेटली यहाँ सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में। ऐसा हाँ, किस आधार पर लग रहा है? उसका कारण ये है कि जनता को ये समझ में आ गया कि उन्हें छला जा रहा है। बात करते हैं गौठान की, गौठान का पोल हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रोज खोल रहा है। सच्चाई कुछ और है। नरवा गरवा घुरवा बारी की बात करते हैं, उस स्कीम का, उस नारे का क्या हाल है सबको पता है। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, गांव के हर इंसान को पता है, हर रहने वाले हर छत्तीसगढ़िया को पता है। बात करते हैं पीएससी की, आप हालत देख रहे हैं कि पीएससी में क्या हो रहा है, आपने भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स उस पर लिखे हैं, सबको पता चल जाता है। और ये बातें यहाँ लगती हैं सर, कि दिल में लगती है लोगों की बात। बहुत सारी चीज़ें, चाहे कोयला का मामला हो, चाहे शराब का मामला हो, तो ऐसी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं अब। और इसको लोग समझते हैं छत्तीसगढ़ का आदमी सीधा है, नासमझ नहीं है। तो छत्तीसगढ़िया जो है ना, भोला छत्तीसगढ़िया है, नासमझ छत्तीसगढ़िया। आपकी शोहरत औरतों के बीच बहुत है, लेकिन आप बात करते हुए केवल आदमी बोल रहे हो, छत्तीसगढ़ का आदमी। मनखे बोलते हैं ना, हाँ। छत्तीसगढ़ में मनखे बोलते हैं, तो वो उसके कारण मैं बोलता छत्तीसगढ़ी में हूँ, तो उसके कारण ये मनखे की जगह लेकिन आदमी औरत दोनों इंसान। हाँ। आप इंसान कह सकते हैं, मैं उसको करेक्ट करता हूँ। आपने थैंक यू उसके लिए। क्योंकि अभी लगातार बोलना है आपको, इसलिए मुझको लगा मैं दुरुस्त कर दूं। ठीक है, थैंक यू। देखिए, यही फायदा होता है गुणी लोगों की संगति का। मैंने चुनाव आयोग को लिख के भेजा था कि आम आदमी पार्टी का रजिस्ट्रेशन ना किया जाए, इसको रद्द किया जाए, क्योंकि इसके नाम में आदमी है। हाँ। और आधी मतदाता है, आधी आबादी औरत भी है। तो क्या सिर्फ बात आदमी के नाम की पार्टी आप कैसे रजिस्टर करते हैं? मैंने कंप्लेंट की थी चुनाव आयोग को। ये अलग बात है, उन्होंने नहीं सुनी। लेकिन मैं जहाँ अपनी जिम्मेदारी निभाना है, जैसे आपसे बात करते हुए, तो मैं टोक दे रहा हूँ बीच में। हाँ, तो और कौन से मुद्दे आपको लगते हैं जिससे भाजपा के आने की संभावना बनती है? देखिए, सबसे पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को सशक्त बनाना चाहती। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम कहने वाली पार्टी है।
एकमात्र पार्टी है जिसमें ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे प्रचारक मिलते हैं जो अपने जीवन में अपने घर द्वार परिवार को छोड़कर राष्ट्र सेवा के लिए राष्ट्र संत हो जाते हैं। ऐसी कोई पार्टी नहीं है दुनिया में जो सब कुछ छोड़ के, और एक नहीं सैकड़ों लोग, हजारों लोग, सिर्फ एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो कहती राष्ट्र प्रथम। जहां एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, जहां एक शिक्षक का पुत्र देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, जहां एक इतवारी बाजार में डॉक्टरी करने वाला डॉक्टर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। इसीलिए पार्टी का नाम भी है भारत की जनता की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। वहीं आप दूसरी तरफ कंपेयर करेंगे तो एक परिवार से 3 प्रधानमंत्री, चौथे की तैयारी, ये बात जस्टिफाई नहीं होती आम जनता के साथ। आम जनता से आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और वो बात दिखाई देती है। लेकिन इस जितना प्रचारक का और पार्टी का जितना भी आप बोल रहे हैं, ये तो 2003 के पहले से भी चले आ रहा था और 15 साल रमन सिंह की सरकार रही यहाँ पर, जिसमें आखिरी के कई बरस तो मोदी की भी सरकार रही दिल्ली में। इसके बावजूद इस पार्टी की ऐसी दुर्गति क्यों हो गई थी? आप तो यहीं पे थे, बीजेपी में भले नहीं थे, वोटर तो थे, यहाँ के छत्तीसगढ़ के नागरिक तो थे। 15 साल की सरकार के बाद इतनी दुर्गति क्यों हुई थी बीजेपी की? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी होती, 15 साल सरकार चलाना आसान नहीं होता है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा होता है कि एक बार हम बदल कर देखते हैं, आजमा कर देखते हैं, और आजमाने के बाद जब धोखा समझ में आता है तो लोग वापस से लगता है नहीं नहीं वही ठीक था। वो सुख शांति थी, चाकूबाजी की ऐसी घटनाएं नहीं होती थी, आपसी सौहार्द बहुत अच्छा था। आज देखिए जगह जगह पर दंगे हो रहे हैं, चाहे वो बिरनपुर की बात हो, चाहे वो रतनपुर की बात हो। अब उस तरह की आपस में जो सौहार्द था, ये माहौल तब 15 सालों में कभी खराब नहीं हुआ। ये बतलाओ मुझको अनुज कि बीजेपी के सारे नेता, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमन सिंह, उनके साथ सारे बीजेपी के एमएलए, ये लोग बिरनपुर गए जी। बिरनपुर में सांप्रदायिक टकराव हुआ, दोनों तरफ के लोग मारे गए जी। एक लड़का भीड़ के टकराव में मारा गया, 2 लोग बाद में मारे गए, दोनों तरफ के लोग गिरफ्तार भी हुए। एक ही जैसी तकलीफ दोनों तरफ के परिवार में थी। भाजपा के सारे लोग बिरनपुर जाकर केवल हिंदू परिवार के घर चले गए, मिल के गमी करके वापिस आ गए। उस मुस्लिम के यहाँ कोई झांका भी नहीं। तो क्या ये पार्टी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इस देश के सर्वोच्च पद पर लेकर नहीं आती, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी सभी के लिए संभाव रखने वाली पार्टी है। सवाल ये है, पहले कौन प्रताड़ित हुआ, अन्याय पहले किसके साथ हुआ, बाद में जो घटना हुई वो लोगों ने उसकी प्रतिक्रिया दी, ठीक है। लेकिन आप अगर देखेंगे सबसे पहले माहौल को बिगाड़ने का काम किसने किया, और कौन, एक इनोसेंट बॉय जो वहां गया था, एक लड़का गया था, उसके साथ ये हुई। ऑब्वियस है सबकी सिंपैथी सबसे पहले वहां जाएगी। बात की घटना का भी हमें खेद है और ऑब्वियस है खेद होना चाहिए। नहीं, लेकिन मुझको लग रहा है कि जब आप एक परिवार में चले गए, आप बैठ गए, दिलासा दिला दिया, आपने सब कर लिया, क्या उसके बाद एक राजनीतिक दल जिसने 15 साल यहाँ राज किया है, क्या उसकी ये सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप दूसरे के घर भी चले जाते 2 मिनट के लिए, 2 लोग चले जाते? आपने उसको अनदेखा कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस ने उनको अनदेखा कर दिया मुआवजा देने के लिए, इस सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने उन मुस्लिमों को मुआवजा देने के लिए अनदेखा कर दिया, उन लाशों को। ठीक वही भी काम बीजेपी ने किया। नहीं, देखिए यहाँ पर बात आती है, जब आंदोलन शुरू हुआ ये उसकी प्रतिक्रिया थी। हमारे जितने लीडर थे वो पहले जा चुके थे। अब बाद में जाने की बात हुई, इस बात पे मैं अपनी बात जरूर रखने की कोशिश करूंगा। आपने ध्यान आकर्षित किया है तो इस पे जरूर विचार विमर्श करेंगे। मुझको लगता है भाई कि आप 15 साल यहाँ सरकार चला रहे थे, तो 15 साल तो यहाँ के ईसाई, मुस्लिम, दलित, आदिवासी सभी की सरकार थी। सभी की सरकार थी। आप ऐसा नहीं, और सभी के बीच संतुलन भी आप ये नहीं बोल सकते मैं हिंदू वोट से हिंदुओं की सरकार हिंदुओं के लिए चला रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, लेकिन आप ये चीज देखिए कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो वो सौहार्दपूर्ण वातावरण था यहाँ। उस समय ये आपस में इस तरह के तनाव की स्थिति नहीं बन रही थी। ये सरकार पूरी तरह से जमीन पे फेल हुई है आपसी सौहार्द को मेंटेन रखने में। ये संतुलन नहीं बना पा रहा है, इनसे नहीं संभल रहा है प्रदेश। नहीं, क्यों संभल रहा है? इनकी नीयत नहीं है संभालने की, क्या बात है? इनकी नीयत कभी हो ही नहीं सकती। जो शुरू से अलग अलग संप्रदाय को लड़ाने का काम करती आई है, वो पार्टी कैसे नीयत रखेगी?
अभी तो मेरे को किसी को लड़ाते नहीं दिख रहे हैं, भूपेश बघेल की सरकार तो और क्यों नहीं, कांग्रेस क्यों पार्टी। हो रहा है ऐसा, आप बताइए गांव में। नहीं, मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ कि अभी तो ये पूरी तरह से हिंदुओं को खुश करने में लगी हुई पार्टी और सरकार है। भाजपा पीछे छूट गई है। अभी भाजपा बहुत पीछे, दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे है या 8वें नंबर पे है, और 7 तक कोई नहीं है एक के बाद में। इतना कांग्रेस लगी हुई है यहाँ पे हिंदुओं को खुश करने में। तो आपको आपकी पार्टी का हिंदुओं के बीच कोई भविष्य दिख रहा है? ये ना जाति बिराती सियाराम ले ले है। कांग्रेस को ये समझ में आ गया है कि भारत, हिंदुस्तान अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों के लिए पहले से ज़्यादा सचेत है। और अगर ये भगवान राम का नाम नहीं लेंगे तो जाति बिराती भी ये आसानी से नहीं जा पाएंगे। इनको लग रहा है अब चरण में जाना पड़ेगा। जो राम मंदिर का विरोध करते आए हैं, जो राम सेतु का विरोध करते आए हैं, वो लोग अब राम की शरण में जा रहे हैं। और ये जाति बिराती सिया राम ले ले है। आपको बता रहा हूं, क्योंकि इनको पता चल गया है कि इनके पैर उखड़ कर और भगवान की शरण में जाना चाहते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ये जानती है कि ये ढोंग है, ये पाखंड है, ये प्रपंच है। आप पहले राम सेतु का विरोध करते हैं, आप राम मंदिर का विरोध करते हैं, और अब राम की याद आ रही है। भगवान राम के लिए आप आयोजन करने लगे। अब तो ये सब समझती है छत्तीसगढ़ की जनता, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये बतलाओ मुझको कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के दोनों गाय का नाम लेके, हिंदुओं का नाम लेके ये चुनाव की नदी पार करना चाह रहे हैं। गाय की दुम एक है, पार्टियां दो हैं, तो गाय किसको अपनी दुम देगी दोनों में से? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि एक चीज़ का दिखावा करना और सच में उस चीज़ को आत्मसात करना। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का विषय कब से उठाया था? भारतीय जनता पार्टी ने गौ माता को लेकर अपनी पॉलिसी कब से क्लियर रखी है? ये सब जानते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी अगर इस बात को दिखाना चाह रही है कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो ये एक दिखावा है, एक छलावा है। छत्तीसगढ़ की भोली भाली और समझदार जनता को छलने का प्रयास है। लेकिन मुझे पता है कि ये पब्लिक सब जानती है। अनुज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और इतना खुलकर बात की। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू। बेहतर लोगों से ही कोई पार्टी बेहतर बनती है। थैंक यू सो मच। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी जी। अनुज शर्मा से बातचीत आपने सुनी। हमको उम्मीद नहीं थी कि वो इतना खुलकर इतने मुद्दों पर बोलेंगे, लेकिन अधिकांश मुद्दों पर उन्होंने बात की, या तकरीबन तमाम मुद्दों पर बात की। उन्होंने ये भी कहा कि बीरनपुर को लेकर हमने जो बात उठाई है कि भाजपा के नेता वहाँ गए लेकिन मुस्लिम परिवार से कोई हमदर्दी किसी ने नहीं दिखाई, तो उन्होंने कहा कि ये बात को पार्टी के लोगों के बीच रखेंगे। इससे ज़्यादा हम उनसे उम्मीद नहीं करते। अभी 4 दिन ही उनको भाजपा में आए हुए हुआ है। हालांकि वो बतला रहे हैं कि वो बचपन से शाखा जाते रहे हैं, जो एक बड़ा क्वालिफिकेशन रहता है भाजपा के लिए। तो हमारी शुभकामनाएं हैं। अच्छे लोग जाकर किसी भी पार्टी को अच्छा बना सकते हैं, और अनुज को मैं बरसों से जानता हूं, बहुत अच्छे इंसान हैं वो। हम उनसे बातचीत चुनाव तक बीच बीच में कभी कभी करते रहेंगे, और देखते हैं कि भाजपा उनके लिए कौन सी जिम्मेदारी ढूंढ के निकालती है। फिर मिलते हैं।